नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ कृतिका और नया सवेरा में अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें खासतौर पर बात होगी हमारे पड़ोसी देश की, बांग्लादेश की, कि आखिर वहां पर क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई है वर्तमान में और क्या हालात वहां पर और बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी नजर उस पर रहेगी। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक गेम्स में भी हमारी नजर रहेगी और अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम जानेंगे और भी तमाम खबरें। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ देंगी मेरी सहयोगी जया सिन्हा। सुप्रभात जया। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग कृतिका। जी हाँ, अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में। और आपको बता दें कि अगले 1 घंटे में किस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में स्थिति बदल रही है, लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, उस पर डालेंगे नजर। तो वहीं देश में संसद सत्र यानी कि बजट सत्र में आज क्या कुछ है खास, उस पर भी होगी हमारी नजर। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं। अगले 1 घंटे में अहम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी की संसद को किया संबोधित। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का किया जिक्र। कहा, चुनौतीपूर्ण दौर में भारत बना वैश्विक दक्षिण की शक्तिशाली आवाज। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर भी जताई खुशी। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर होगी चर्चा। विनियोग विधेयक कल हुआ पारित। वहीं राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा प्रस्तावित। नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा आगाज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बांग्लादेश में राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। मौजूदा स्थिति पर भारत बनाए हुए है पैनी नजर। संयुक्त राष्ट्र ने की शांति की अपील। और पेरिस ओलंपिक में आज फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा सामना। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज होंगे मैदान पर, क्वालिफिकेशन में लेंगे हिस्सा। और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के फिजी दौरे को लेकर के, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी संसद को संबोधित किया है। और अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत को वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज बताया। साथ ही राष्ट्रपति ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे लोकतंत्र, बहुलवाद और विविधता के साझा मूल्य दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत सभी मोर्चों पर फिजी की सहायता के लिए तैयार है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने फिजियन वे ऑफ लाइफ यानी कि फिजी वासियों के रहन सहन की तारीफ की। प्रकृति से उनके जुड़ाव की भी राष्ट्रपति ने प्रशंसा की। Each one of you has a very solemn responsibility for serving the people of this beautiful country. Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. These include our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity, and rights of every individual. These shared values are eternal and shall continue to guide us ahead.
और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी में राष्ट्रपति विलियम काटुनिवेरे ने उन्हें स्टेट हाउस में इस सम्मान से नवाजा है। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जाहिर की है। राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी गणराज्य के सैन्य बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो आपको बता दें कि इस वक्त फिजी की यात्रा पर हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। और ये उस दौरान की बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पारंपरिक शैली में उनका स्वागत किया गया है। फिजी की संसद को उन्होंने संबोधित भी किया और दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उनमें और मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा राष्ट्रपति का ये फिजी दौरा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें सबसे पहले वो फिजी इस वक्त पहुंची हुई है, जहां पर फिजी की जो पारंपरिक शैली है उसमें उनका स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के इस दौरे से फिजी और भारत के जो संबंध है वो आगे आने वाले समय में हमें और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और राष्ट्रपति क्या आपको बता दें कि स्वागत जो उनका समारोह हुआ उसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और अपनी परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखने के लिए फिजी वासियों की उन्होंने प्रशंसा भी की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी का दौरा। और फिजी के सुवा से जुड़ रहे हमारे संवाददाता विवेक पाठक, आइए सीधे रुक कर लेते हैं विवेक बेहद शानदार तस्वीरें यहाँ पे सामने आ रही हैं और जिस तरह से राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित भी किया और वहाँ पर काफी उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। क्या आपको लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा साबित होगी फिजी और भारत के संबंधों को और मजबूती प्रदान करने में? बात करें तो फिजी एक ऐसे रीजन में पड़ता है जो कि भारत के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक आउटरीच के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजी जो है ये साउथ पैसिफिक रीजन में पड़ता है। साउथ इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके अंदर साउथ पैसिफिक रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कहीं ना कहीं इंडिया और फिजी के रिलेशंस लास्ट 10 सालों की मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। 10 साल के करीब जब पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आके फिजी और भारत के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात की थी कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस भारत और फिजी के हैं, चाहे वो कल्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे डिफरेंट सेक्टर्स हो। और लगता है कि आज राष्ट्रपति की जो सुबह में विजिट है ये जो फिजी में और पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया है, तो उनके एड्रेस में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में भारत और फिजी के बीच के जो रिलेशंस होने वाले हैं वो सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं, मल्टीपल फ्रंट पे जो है एक एंगेजमेंट होने वाला है भारत और फिजी के बीच। विवेक, अगर देखा जाए तो जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंची तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, साथ ही जो वहां की पारंपरिक शैली है उसमें उनका बेहद ही खास अंदाज में स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी नवाजा गया है। जी, आप देख सकते हैं कि ये विजिट अपने आप में ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं, पहली ऐसी हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया से जिन्होंने फिजी में विजिट किया है जी। और इसीलिए जो है उनको हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है ये दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सचेंजेस हुई हैं और अभी भी जो है कंटिन्यूअसली सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही है, कहीं ना कहीं ये सारी मीटिंग्स जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ एक इशारा दे रही है। विवेक, किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि भारत और फिजी जिस तरह से बेहतर संबंधों की एक बानगी देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, हम जो और मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र में जिससे आपको लगता है कि दोनों देश मिलकर काम करना चाहेंगे और भविष्य के जिस तरह से मौजूदा हालात हैं और ज़्यादा मजबूती और इन रिश्तों में गर्माहट लाने के प्रयास होंगे?
देखिए, भारत और फिजी की बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे नंबर 1 पे आज आता है उसमें हम हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अभी जो है डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए हैं। इसमें एक 100 बेडेड क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल है, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी के लिए, वो जो है उसके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए हैं। और ये जो प्रॉमिस था कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का, ये 10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था, और आज वो जो है पूरा किया गया है। तो सबसे पहले हेल्थ केयर के ऊपर इंडिया और फिजी जो है कॉपरेशन कर रहा है। इसके बाद मैं अगली बात करूं तो कहीं ना कहीं टूरिज्म पोटेंशियल जो फिजी में है बहुत ज्यादा है। और अभी भी हमने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फिजी के जो है उनसे कल बातचीत की थी, और बातचीत के दौरान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना था कि वो ये चाहते हैं कि भारत के जितने भी लोग हैं तो ये जाने कि फिजी जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन जो है फिजी को प्रमोट करने की बात की। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है फिजी में आके जो है अपनी जो है शादियां करें और इसको एज अ मैरिज डेस्टिनेशन जो है जी। इसके साथ और बात करें तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छे से कॉपरेशन हो सकता है। इंडिया और फिजी के बीच में ऑलरेडी जो है एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है दी गई थी कुछ साल पहले, और उसके बाद वो लाइन ऑफ क्रेडिट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था। तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की हम बात करें तो मल्टीपल फ्रंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ केयर टू इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर, सब जगह पे जो है एंगेजमेंट इंडिया और फिजी के बीच में चल रहा है। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर हम बात करें तो तिरंगों के साथ नन्हे बच्चों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और भारतीय समुदाय में भी खासा उत्साह देखा गया। अगर हम फिजी की बात करें तो वहाँ पर भारतीय समुदाय काफ़ी बड़ी संख्या में है और वहाँ की इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। किस तरह से उनके साथ और बेहतर संबंधों के साथ और साथ ही उनको देखते हुए कैसे उन्होंने स्वागत किया राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति की मौजूदगी भारत देश की उनके लिए क्या मायने रखती है? भारत और फिजी के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं 75 इयर्स जो है पूरे होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 75 साल की जो है एक कॉपरेशन या एक रिलेशंस नहीं है। भारत और फिजी के रिलेशंस जो है बहुत पुराने हैं। जब ब्रिटिशर्स के टाइम की हम बात करें, जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी, तब से भारत और फिजी के रिलेशंस जो हैं बने हुए हैं। तो अगर इसकी बात हम करें तो इस टाइम पे 9 से 10 लाख की पॉपुलेशन फिजी की है, जिसमें से 30% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन ओरिजिन के लोग। और ये इंडियन ओरिजिन के लोग जो फिजी में बसे हुए हैं, ये फिजी की इकोनॉमिक कल्चर में जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसीलिए जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं फिजी में रह रहे, जो कि 30% से ज्यादा हैं, उनका रोल कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और फिजी के रिलेशंस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विवेक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी यात्रा, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वो 3 देशों की यात्रा पर इस वक्त हैं और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी संसद में आज क्या है खास। बने रहिए नया सवेरा के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं संसद के सत्र को लेकर। दरअसल आज क्या कुछ खास होना है संसद में, उसकी बात करते हैं। जहां लोकसभा की अगर हम बात करें तो आज वित्त विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही इससे पहले बीते कल लोकसभा से विनियोग विधेयक पारित किया जा चुका है। और इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आज काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राज, सबसे पहला सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ी छुटपुट नोकझोंक हुई थी, लेकिन अगर काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों में जो विधायी कार्य है वो काफी आराम से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। क्या कुछ इस वक्त में और उम्मीद की जा सकती है महत्वपूर्ण कार्यों को देखकर, और जो ये पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से सामंजस्य देखता नजर आ रहा है उसकी भी तारीफ करनी होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि एक लंबे अंतराल के बाद, तकरीबन मुझे लगता है कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनी और फिर दोबारा वो 2019 में चुनकर आए और 2024 तक की बात करें तो लगातार 10 साल तक विपक्ष का रवैया जो है संसद के भीतर और संसद के बाहर बहुत संतोषजनक नहीं रहा। और सत्ता पक्ष को अगर घेरने की बात करें तो सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका डेमोक्रेसी में बहुत समान होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपक्ष ने अपनी जो उनकी भूमिका थी उसका बाकायदा निर्वहन नहीं किया। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से सबक लेते हुए सत्ता पक्ष को वो सदन के भीतर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक अच्छी परंपरा है कि विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को जब घेरा जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता की आंख भी खुलती है और सत्ता पक्ष के द्वारा बहुत सारे वैसे काम जो लंबित पड़े हुए काम हैं उनको निपटाने की कोशिश भी की जाती है। तो एक ये स्वस्थ परंपरा है। हमने देखा कि बजट पर जोरदार तकरीर हुई, राज्यसभा और लोकसभा दोनों पर जो विभिन्न मंत्रालयों के जो कामकाज थे उसके दौरान सदस्यों ने खूब अपने सवाल पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के जो मंत्री थे उन्होंने अपने अपने संबंधित विभागों के कार्यक्रम पर चर्चा का जवाब जब दिया तो सदस्यों की जो उत्कंठाएं थी, आशंकाएं थी, उनका उन्होंने कहीं न कहीं उन आशंकाओं का जवाब भी दिया, उस पर पटाक्षेप भी किया। अगर आज की बात करें तो आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को निर्मला सीतारमण जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगी, उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी और इसके पहले कल लोकसभा में गिलोटीन के माध्यम से तमाम विधायकों, तमाम जो मंत्रालयों के जो कार्यक्रम थे जिन पर चर्चा नहीं भी हो पाई उनको जो है वो वहां से पारित करा लिया गया है। अब राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में भी कई जो मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित और सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर आज चर्चा होगी और फिर उसके बाद जो है लोकसभा में जब वित्त विधेयक पास होगा तो फिर उसको राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा में वित्त विधेयक जो है वो पारित नहीं होता है, वहां से उसको लोकसभा में रिटर्न कर दिया जाता है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक लेकर लोकसभा में आएंगी, तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजरें उस पर टिकी रहेंगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर संसद में आज क्या कुछ खास होने वाला है ये हमने आपको बताया और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में आज पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आगाज होना है, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी समिट में हिस्सा लेंगे। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में योगी आदित्यनाथ का ये पहला अयोध्या दौरा है। तो वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, साथ ही वहां चल रहे तमाम विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है।
अगली खबर तमिलनाडु से, जहां के गांव के निवासियों को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड का स्वामित्व है, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने या कानूनी रूप से पंजीकृत करने से रोका जा रहा है। तमिलनाडु के थिरुचेंथुराई के किसान राजगोपाल के सामने परेशानी है कि वे अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। राजगोपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था और अब वो इसे चुकाना चाहते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों और गांव वालों का कहना है कि जैसा कर्जा लेने की उनके सामने मजबूरी थी, वैसी ही मजबूरी अब जमीन बेचने को लेकर है। राजगोपाल चाहकर भी अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। इसमें दीवार बनकर खड़ा हो गया है तमिलनाडु का वक्फ बोर्ड। Now the people of this village literally live in fear because if you look at my own property or my father's property where he lives, this is a property, I think if I'm right, was first registered in 1917 and the construction started. It's a very old building, and likewise there are so many other buildings which are there, and we have got encumbrance certificates, and some of them have got the encumbrance certificates right from 1950 onwards, immediately after the independence. And in none of the applications which we applied for when they got the encumbrance certificate, there was no mention that this village was part of the Waqf property. Even I had even spoken to the members of the Waqf board. I had spoken to some of the senior officials. They were also surprised, but they gave their own explanation because they had to defend something which cannot be defended. दरअसल थिरुचेंथुराई गांव की पूरी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब जमीन बेचने के लिए बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी है। दरअसल तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड रजिस्टर में 28 दिसंबर 1956 में थिरुचेंथुराई का पूरा गांव आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन खान के अधीन था, लेकिन नवाब ने इसे वक्फ को दान में दे दिया था, जिसके बाद पूरे गांव की जमीन वक्फ के अधीन है। इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को वक्फ कहा जाता है। वक्फ का स्वामित्व अपरिवर्तनीय हो जाता है और अल्लाह को समर्पित होता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए मुतवल्ली की सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यह संपत्ति सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति किसी एक संस्था के पास है। वक्फ अधिनियम 1995 और इसके 2013 संशोधन का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन अधिनियम प्रभावशाली नहीं है, जिसकी तस्दीक करते हैं लगातार सामने आ रहे अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद के मामले। वक्फ के 40,951 मामले न्यायालयों में फिलहाल लंबित हैं। ये वक्फ प्रबंधन की जटिलता है कि मामलों का निपटान नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक धर्म की संपत्तियों की रक्षा करके भेदभाव होता है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भारत के वक्फ की तरह शक्तियां तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में भी नहीं है। We now are learning that the Prime Minister and the NDA-3 government is going to bring about some amendments, around 40 amendments to the Waqf Board Act, which I think should provide a relief, because all these things happened under the Congress regime. If I'm right, in 1995, when the Waqf Board Act came into existence, and then again in 2012 or 13, when they brought in several amendments which allowed the Waqf Board to enlist any property. उम्मीद है कि वक्फ में सुधार के बाद तमिलनाडु के राजगोपाल जैसी मुश्किल सामने नहीं होगी और लगातार अनियमितता और अतिक्रमण विवाद के मामलों पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी वजह से वक्फ बोर्ड में सुधार की बात हो रही है। वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरह से इस गांव में हो रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए अब नया सेवा में रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में जमींदोज हुए
2 मकानों में एक सिपाही समेत कुल 8 लोग मलबे में दब जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही को मकान के मलबे से बाहर निकालकर कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में उपचार के लिए भी भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि अब तक कुल 5 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया है। तो एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और वाराणसी में समीधुज हुए मकान से यहां पर लोगों को निकाला गया। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। आज से शुरू होने वाले नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करने जा रहा है। बिल्कुल, और जया अगर देखा जाए तो इस युद्धाभ्यास में 30 देश हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें से 10 देश अपने विमानों के साथ भी इसमें शामिल होंगे। और इन 10 देशों में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल भी तरंग शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेगा। फ्रांसीसी दल में 3 राफेल लड़ाकू जेट, 1 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और 1 A400M सहित 160 वायुसेना के जवान शामिल होंगे। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास की होगी शुरुआत। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज पुण्यतिथि है। भारतीय राजनीति में अपना एक अलग पहचान रखने वाली सुषमा स्वराज को बीजेपी के उन नेताओं में से गिना जाता है जो अपनी भाषण शैली से विपक्षियों को मात देती थी। सुषमा स्वराज का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे और आज भी उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए, उनकी अदायगी के लिए और उनके बेहद शानदार राजनीतिक सफर के लिए, उनकी पारी के लिए उन्हें याद किया जाता है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म विभूषण सुषमा स्वराज जी की स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र अभिवादन। तो पूरा देश पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कर रहा है याद, कर रहा है उन्हें नमन। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। दरअसल यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम के मार्गों के लिए रवाना किया गया है। तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, खाने से लेकर रहने का इस यात्रा में पूरा प्रबंध किया गया है। वहीं एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, मैंने सब कुछ मैंने बहुत खुश में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेस्ट व्यवस्था है सर जी, सबसे सेफ्टी है, हमारे जवानों के लिए सबसे अच्छा है। हम सबके यात्रा मंगलमय शुभकामनाएं करते हैं, सब स्वस्थ रहे, सब विश्व का कल्याण हो, यही हमारी कामना है, भोले बाबा की दुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाबा अमरनाथ का दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत रहने का, खाने का बहुत व्यवस्था ठीक ही है। रास्ते में व्यवस्थाएं अभी तक तो सब बढ़िया मिली हैं और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, खाने पीने की भी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर रही नहीं है। बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए नया सवेरा। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं संध्या। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जया और कृतिका। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई दो बड़ी खबर के साथ, जिसे आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। दरअसल डेथ चैम्बर बन गए हैं कोचिंग सेंटर, छात्रों के जीवन से हो रहा है खिलवाड़, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोचिंग सेंटर्स की सुविधाएं बहाल नहीं हो जाती, दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स ही चलाए जाएं। एक और खबर की बात करें तो ये भी सुप्रीम कोर्ट से है। दरअसल उपराज्यपाल को पार्षद मनोनीत करने का पूरा अधिकार होगा, ये दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। ये कहा गया है कि नगर निगम में पार्षदों को मनोनीत करने के लिए एलजी के पास जो अधिकार है, उसके लिए उन्हें किसी और से बात करने या चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। वो मंत्रिपरिषद के सलाह के बगैर भी ये निर्णय ले सकते हैं। एक और खबर जो आज सभी अखबारों में पहले पेज पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित है, जो कि है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में अवामी तख्ता पलट जो हुआ है, उसको लेकर के आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को स्थान दिया है। एक और खबर की बात करें तो हम कहते हैं अंगदान महादान होता है, लेकिन अंगदान जब हम करते हैं तो उसके प्रतिरोपण को किस तरह से महत्वपूर्ण माना गया है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि एक दशक में वार्षिक अंग प्रतिरोपण में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और इसमें सर्वाधिक मामले जो हैं वो गुर्दा प्रत्यारोपण से जुड़े हुए हैं। 2023 के आंकड़ों के साथ ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जो कि उज्जैन के महाकाल से जुड़ी हुई खबर है। जी हाँ, उज्जैन में डमरू नाद का विश्व रिकॉर्ड बना है। और आपको बता दें कि 1500 डमरू वादकों ने कल यानी कि जो सावन का सोमवार था उस पर समा बांधा और विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें भोपाल, सागर, खंडवा, खजुराहो, जबलपुर सहित जिले तमाम प्रदेश के जिलों से वादक आए थे। तो विश्व रिकॉर्ड से जुड़ी हुई ये है महाकाल नगरी से खबर आई है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह खास खबरें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में और एक अलग ही अंदाज में हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और आइए नया सवेरा में आगे बात करेंगे बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का, जहां बांग्लादेश में इस वक्त अस्थिरता का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और इस अस्थिरता के बीच बीते कल देश के बांग्लादेश, आपको बता दें कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की थी। और इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की गई। बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में धैर्य और सहनशीलता बरतने का आग्रह किया। लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही अगर देखा जाए तो इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का भी निर्णय लिया गया है। और इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इससे पहले शेख हसीना के भारत रवाना होने पर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकर उज जमान ने उनके इस्तीफे की भी पुष्टि कर दी थी।
और बांग्लादेशी सैन्य प्रवक्ता कार्यालय के एक बयान के मुताबिक आज से स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियों को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सोमवार रात से लगा कर्फ्यू स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक ही लागू था। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये अहम फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से ली गई आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया। तो बांग्लादेश में आज खुलेंगे स्कूल, कॉलेज। और आपको बता दें कि पड़ोसी देश में हिंसा के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट पर भारत ने पूरी नजर बनाई हुई है। बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम के बाद पैदा हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के ताजा हालातों से अवगत कराया गया है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। तो बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के मद्देनजर ये अहम बैठक, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई है और जिसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने और हिंसा से बचने का आग्रह किया है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं और स्थिति पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं मैथ्यू मिलर ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की घोषणा का भी स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में हुई हिंसा के संबंध में पारदर्शी जांच की भी मांग उठाई है। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Violence over the past few weeks and the deaths that have occurred, it is vital that we have full and transparent investigations to ensure accountability for these deaths. We focus on the Bangladeshi people's democratic aspirations and see a path to democratic governance. और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बांग्लादेश के सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी राजनीतिक दल, सैन्य अधिकारी और दूसरे महत्वपूर्ण लोग जिसका वर्तमान परिवर्तन में कोई योगदान हो सके, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे और लोकतांत्रिक रूप से सत्ता परिवर्तन हो। तो बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर सभी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमृतपाल, आपसे ही जानना चाहेंगे कि कल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी तमाम टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से, इस वक्त क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है वहां पर, और जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का भी निर्णय यहां पर लिया गया है ताकि स्थिति सामान्य हो, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ हालात हैं? देखिए, कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया गया क्योंकि कर्फ्यू आज सुबह तक ही वैलिड था, तो कर्फ्यू उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। लोग काफी तादाद में कल सड़कों पे उतरे थे। पहले सिर्फ प्रोटेस्टर्स थे, फिर उसके बाद जब ये उनके आर्मी चीफ ने अनाउंस किया कि शेख हसीना रिजाइन कर गई हैं, तो आम लोग भी सड़कों पर उतर के आए। हजूम था ढाका की सड़कों पे लोगों का। उसके बाद जिस तरह का रैंसैकिंग हुई उनके निवास पर, जो ऑफिशियल निवास होता है प्रधानमंत्री का, जिस तरह के हमने सीन्स देखे थे श्रीलंका में जब गोताबाया राजपक्सा को आउस्ट किया था, तो वैसे ही लोग घुस गए और उस तरह की रैंसैकिंग हुई, लूटपाट भी हुई। पर उसके बाद फौज ने अपील की कि आप इस काम बनाए रखें और अपने घरों को लौटें। अभी इस तरह की कोई वायलेंस की खबरें नहीं है, पर हाँ, प्रोटेस्टर्स अभी भी जुबिलेटरी मोड में हैं। फौज उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाह रही, क्योंकि बहुत जगह उन्होंने रैंसैकिंग की, शेख मुजीब के स्टैचू को तोड़ने की भी बात आई और एक म्यूजियम में आग लगाई, गाड़ियों में कुछ आग लगाई। तो पुलिस तो एक मूक दर्शक बनी रही, पर फौज लगातार अपील कर रही है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा
तो आप अब जबकि शेख हसीना रिजाइन कर गई हैं, अब आप लौटें और इसको स्थिति को नॉर्मल की तरफ ले जाने की लिए हमारी मदद करें। जी अमृतपाल, अगर देखा जाए तो इससे कुछ दिन पहले ही हमने श्रीलंका में भी इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं देखे थे, इस तरीके का आंदोलन वहां भी छिड़ा था, वहां भी हिंसा हुई थी, और अब बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो लगातार हुए घटनाक्रम को देखते हुए क्या राजनीतिक भविष्य बांग्लादेश का आपको नजर आता है? देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही, काफी डीप पॉलिटिकल क्राइसिस है। अब सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्थिर हो, फौज एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार पाए, और दूसरा वहाँ पर सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका गठन हो सके। जब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कल जो मीटिंग बुलाई जिसमें से तीनों सेना प्रमुख थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, वहाँ भी यही बात हुई और ये डिसाइड किया गया कि पार्लियामेंट को भंग किया जाए और एक आर्मी की मदद से एक सरकार बनाई जाए। कुछ लीडर्स को रिलीज किया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया जो हाउस अरेस्ट में थी पीएनपी की, उनका रिलीज ऑर्डर किया गया। तो अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह की सरकार बनती है, उसमें क्या पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। सबसे बड़ी बात, अगर बीएनपी और जो बैंड जमात इस्लामी है अगर उनके नेता होते हैं तो क्या वो अवामी लीग को बाहर रख पाएंगे। तो ये सब देखना होगा, या ये देखना होगा, ये भी हो सकता है कि नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, और फिर कुछ देर बाद जब पॉलिटिकल स्थिति वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता थोड़ी आए तो फिर उनको इलेक्शंस करवानी होंगी। अब शेख हसीना के बेटे ने ये कहा है कि अब उनकी माँ बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में नहीं लौटेंगी, तो अब ये भी देखना होगा कि फिर अवामी लीग का फ्यूचर क्या है। पर अभी वहाँ एक काफी डीप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से इस वक्त भारत की भी पैनी नजर है इस पूरे घटनाक्रम पे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो इस वक्त बहुत तेजी से घटनाक्रम वहाँ बदल रहे हैं और लगातार तमाम देशों के साथ भारत भी इस पर गहन नजर रखा हुआ है। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए जो अब अगली खबर का भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। $206 देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य एक गोल्ड मेडल। 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो
देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और बात करते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। नए मॉडल की पेशकश और बढ़ी हुई छूट से भारत में यात्री वाहनों की रिटेल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 10% बढ़ी। डिलॉयट इंडिया ने कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे और घरेलू नीति सुधारों में निरंतरता से चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सेवाओं की गुणवत्ता के नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके 4G और 5G सेवाओं के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। कंपनियों को ग्राहकों के आउटेज को 24 घंटे के अंदर दूर करना होगा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 4,160 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बजाज ग्रुप अब हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बजाज ग्रुप की योजना एक हॉस्पिटल चेन खोलने की है, जिसकी शुरुआत पहले मेट्रो शहरों से होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के लिए 100 निर्यात क्लस्टर बनाने पर 18,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 6,800 करोड़ रुपए निवेश से दलहन मिशन की योजना बनाई है। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों के लिए पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन और चिकित्सा प्रायोजनों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इन देशों के नागरिक भारत के 6 हवाई अड्डों पर इसका लाभ उठा सकेंगे। और चलिए अब नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं खबरें पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच में जर्मनी से भिड़ेगी। टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट कटाने की होगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा। और वहीं इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। नीरज चोपड़ा को क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी में रखा गया है। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। जावलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के किशोर जैना भी मैदान पर उतरेंगे। ये मैच दोपहर 1:50 पर खेला जाएगा। आज भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम राउंड ऑफ 16 मैच में कोर्ट पर उतरेगी। भारत के हरमीत देसाई, मानव विकास ठक्कर और अचंता शरद कमल की टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। भारत की किरण पहल एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर रेपचेस राउंड में खेलती नजर आएंगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। यह मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। विनेश अगर यह मैच जीतती हैं तो वे आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में रिंग में उतरेंगी। और वहीं पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय हॉकी टीम फाइनल में स्थान बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी और टीम इंडिया का सामना सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा। पिछले ओलंपिक में टीम इंडिया ने जर्मनी को हराकर ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार हॉकी के धुरंधरों को जर्मनी से चुनौती सेमीफाइनल में मिली। ओलंपिक में हॉकी की सबसे सफल टीम भारत ने एक बार फिर पदक की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं। टीम इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। पेरिस ओलंपिक में अब तक भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केवल बेल्जियम के खिलाफ एक मुकाबले को छोड़ दें तो भारतीय टीम से पार पाना सभी टीमों के लिए नाको चने चबाना जैसा साबित हुआ है। इसी क्रम में भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में मात देते हुए सेमीफाइनल की ओर रुख किया है, जहां मंगलवार को उसका सामना जर्मनी से होगा। अगर नजर डालें भारत के क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर तो यह किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था।
मैच के 17वें मिनट में अमित रोहिदास की हॉकी स्टिक ब्रिटेन के एक खिलाड़ी के सिर पर लगी, लेकिन रेफरी ने इसे जानबूझकर किया गया कृत्य माना और उन्हें पूरे मैच से बाहर कर दिया। इसी तरह भारतीय टीम करीब 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। हालांकि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम योद्धाओं की तरह लड़ी और मुकाबले में अपने जज्बे को कहीं भी गिरने नहीं दिया। वहीं अपना आखिरी ओलंपिक खेल रहे पीआर श्रीजेश ने एक बार फिर अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बलबूते भारतीय टीम लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के अभी तक के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इसके बाद लीग के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने अंतिम समय में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल की बदौलत अर्जेंटीना के खिलाफ मैच को 1-1 से ड्रॉ करवाने में सफलता पाई। वहीं भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की, जबकि प्रतियोगिता में भारत को केवल एकमात्र हार बेल्जियम से झेलनी पड़ी, जहां उन्हें 2-1 से शिकस्त मिली थी। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराते हुए शानदार तरीके से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल मुकाबले पर है, जहां उसे जर्मनी से भिड़ना है। अगर दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की बात की जाए तो जर्मनी का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 106 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 26 में भारत और 53 में जर्मनी की टीम ने बाजी मारी है, जबकि 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं अगर ओलंपिक में दोनों टीमों की भिड़ंत की बात की जाए तो भारत का यहां दबदबा देखने को मिला है। ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 5 तो वहीं जर्मनी ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसमें टोक्यो ओलंपिक की वो जीत भी शामिल है जिसमें भारत ने जर्मनी को रोमांचक मुकाबले में 5-4 से हराते हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी के 41 सालों के पदक के इंतजार को खत्म किया था। इसी बीच अगर हाल फिलहाल के प्रदर्शन को देखें तो दोनों टीमों के बीच पिछले 6 मुकाबलों में 5 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि जर्मनी ने केवल 1 मैच में जीत दर्ज की है। अब बस भारतीयों को इंतजार है उस पल का जब भारतीय टीम जर्मनी को शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाए और अपने गौरवशाली अतीत को दोहराए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो कड़ी चुनौती यहाँ पर जर्मनी से, लेकिन टीम इंडिया के धुरंधर बिल्कुल काबिज हैं अपने इस मेडल की दौड़ में। तो पेरिस ओलंपिक में आज के मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। तो मुकेश, हॉकी सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा, एक बड़ा मौका होगा भारतीय हॉकी टीम के पास इस बार हिस्ट्री रिपीट करने का। वहीं और कौन से बड़े मुकाबले होंगे जिन पर निगाहें होंगी आज? बिल्कुल सही कहा, आज फिर से एक्शन में दिखेगी भारतीय हॉकी टीम और होगा सेमीफाइनल में मुकाबला जर्मनी के साथ। तो भारतीय टीम एक बार फिर से बढ़े हुए मनोबल के साथ यहाँ पर उतरेगी मुकाबले में। जिस तरह से उन्होंने अपने लास्ट मुकाबले में खेला था क्वार्टर फाइनल में और ग्रेट ब्रिटेन को जैसे शूटआउट में हराया था, 10 मैन के साथ वो लोग खेले 10 मैन आर्मी बन करके और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उस मुकाबले को उन्होंने खेला। रणनीति बिल्कुल सटीक थी, कोच की रणनीति सटीक थी, कप्तान को पता था क्या करना है और जो पिलर बन करके दीवार बन के खड़े थे श्रीजेश, उनको पता था क्या करना है। टीम ने जिस तरह से अपना पूरा एफर्ट दिखाया, वो चाहेंगे कि जर्मनी के खिलाफ भी ऐसा ही शानदार जो प्रदर्शन है वो करके दिखाएं, क्योंकि अगर यहाँ से वो मुकाबला जीतते हैं तो फाइनल जाते हैं। और भारत टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से पदक जीत करके आया था, तो वो यहाँ भी अपना पदक सुनिश्चित करना चाहेंगे और साथ ही साथ कोशिश रहेगी कि फाइनल तक का सफर तय करें और इस पदक के रंग को बदलें, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हॉकी में अब तक का सबसे ज्यादा पदक जीतने का। तो भारत चाहेगी कि उस स्वर्ण युग को वो ले करके आए। क्या हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय टीम ये कारनामा कर पाएगी या नहीं, इस पर तो आज सभी की निगाहें होंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, फुल ऑन मैच देखने को मिलेगा। वहां पर अच्छा खासा स्पेक्टेटर होगा, क्राउड होगा और जिस तरह से पिछले मुकाबलों में चीयरिंग करते दिखाई दिए फैंस टीम के खिलाड़ियों को, तमाम वो स्लोगन से निकल करके आए, जहां गणपति बप्पा मोरया, भारत माता की जय, चक दे इंडिया के नारे चले। तो यहाँ से बड़ा कैंपेन चलेगा और भारत पर सभी की निगाहें रहेगी, क्योंकि बड़ा दिन आज होने वाला है। वहीं अगर लाइन ऑफ एक्शन में कुछ और बात करें तो यहाँ पर एथलेटिक्स से हमारे को ट्रैक एंड फील्ड से अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन है जैवलिन के जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा यहाँ पर अपने एक्शन में दिखा देंगे, क्वालिफिकेशन 2 में उतरेंगे और साथ ही साथ जैना जो है वो क्वालिफिकेशन A में उतरेंगे। 2 क्वालिफिकेशन होंगे और दोनों ही
अलग अलग क्वालिफिकेशन में होंगे। सभी की बातें अभी से ही चल रही थी कि जैना और नीरज चोपड़ा, क्या इस बार जैना उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत को पदक दिलाएंगे और नीरज चोपड़ा क्या इतिहास को दोहराएंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। देखना होगा किस तरह का क्वालिफिकेशन होता है इन दोनों का। और नीरज चोपड़ा से एक बड़ी उम्मीदें हैं देश को। वहीं रेसलिंग से मुकाबले में विनेश फोगाट जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ की चैंपियन भी रह चुकी हैं, वो खुद मैट पर उतरेंगी और वो चाहेंगी कि वो जो पुराना पिछला जो भी बैक में उनके साथ हुआ तमाम विवादों को भुला करके देश को यहाँ से वो पदक दिलाना चाहेंगी, क्योंकि एक मजी हुई खिलाड़ी हैं और देश को पता है कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। मेंस टीम जो होगी वो टेबल टेनिस के मुकाबले में उतरेगी, तो वुमेन्स ने कर दिखाया, अब मेंस की बारी है कैसे पुरुष टीम जो है टेबल टेनिस में आपने चैंपियन को लेकर के जाती है। यहाँ पर अचंता शरद कंपल जो है वो लीड करेंगे इस पूरे के पूरे दल को, 3 खिलाड़ियों के इस दल को। तो देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आते हैं। आज का दिन भी बड़ा एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार पेरिस ओलंपिक में आज जो अहम गेम्स आज होने वाले हैं उन पर अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ नया सेवा में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं पूरे देश की भावनाओं का प्रतीक हर घर तिरंगा गीत के साथ में। बिल्कुल, सभी से 9 से 15 अगस्त के बीच पूरे उत्साह और उमंग के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने और घर घर तिरंगा फहराने की अपील यहाँ पर की जा रही है। तो उठाइए इस गीत का और हम भी नहा जाते हैं तिरंगे के रंग में। नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।